भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत हमें थोड़ा सा संस्कृति का अर्थ बताना रहेगा और भारतीय संस्कृति की क्या खास बात है वो आपको इंट्रोडक्शन में बताना है और फिर विशेषताओं के पॉइंट लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। इसमें कोई बहुत ज्यादा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। इसमें इंट्रोडक्शन, इसके अंतर्गत संस्कृति के अर्थ के बारे में बताएंगे, फिर विशेषताएं लिखना है सीधे क्योंकि विशेषताएं ही बहुत ज्यादा है और कंक्लूजन लिखना है। भारतीय संस्कृति में व्याप्त विसंगतियां अगर पूछता है तो आपको लिखना है, अन्यथा उनको लिखने की जरूरत नहीं है। भारतीय संस्कृति में क्या क्या विसंगतियां विद्यमान है उनके बारे में अलग से क्वेश्चन आता है तो आपको मेंशन करना है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के वहां पर जो है विसंगतियां लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। संस्कृति के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि संस्कृति जो है लोगों के जीवन जीने की पद्धति है। लोग अपना जीवन किस तरह से जीते हैं या जीवन जीते समय जो भी कार्यकलाप करते हैं, जो भी गतिविधियां संचालित करते हैं, उसमें खान पान है, रहन सहन है, बोलचाल है, वेशभूषा है, प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, इनके विचार ना, इन सभी का समग्र योग या इन सभी का संकुल को संस्कृति कहा जाता है। हम भारत की संस्कृति की अगर बात करें तो भारतीय संस्कृति जो है विश्व में सबसे प्राचीनतम और सबसे समृद्धतम संस्कृति मानी गई है ना, क्योंकि इतनी प्राचीन संस्कृति है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। यानी ये जो संस्कृति है ये संस्कृति मूल स्वरूप में आज भी विद्यमान है, थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बाकी ज्यादातर चीजें वही है जो हमने वैदिक सभ्यता में देखी है। वैदिक सभ्यता से लेकर के आज तक संस्कृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति को प्राचीनतम और इसको समृद्धतम संस्कृति माना गया है। और संस्कृति के बारे में कहा भी जाता है कि विश्व में भारतीय संस्कृति का वही स्थान है कि विभिन्न नक्षत्रों में चंद्रमा का होता है। इस तरीके से जो है तुलना की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरीके से भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताया। तो इसका इंट्रोडक्शन वही लिखा है, सभी प्रकार के समाजों में चाहे वो आदिम हो आधुनिक हो संस्कृति का अस्तित्व पाया जाता है ना। ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जो संस्कृति विहीन होगा, सभी में संस्कृति का अस्तित्व पाया जाता है। अब संस्कृति है क्या? संस्कृति व्यक्ति की जीवन शैली है, जैसा मैंने बताया है, जिसमें मानव समुदाय के धर्म है, दर्शन है, ज्ञान है, विज्ञान से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, रीति रिवाज, खान पान के तरीके, आदर्श, संस्कार आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सभी को मिलाकर के हम उसको संस्कृति बोल देते हैं ना। कोई संस्कृति पर्टिकुलर कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारी जो क्रियाकलाप की पद्धतियां हैं, खान पान की पद्धतियां, रहन सहन, रीति रिवाज, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, है ना, विचार है, विचारधाराएं हैं, इन सभी को संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है। फिर आगे भारतीय संस्कृति के बारे में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीनतम है और सबसे समृद्धतम संस्कृति भारतीय संस्कृति को माना गया है। यह अपने मूल स्वरूप में आज भी जीवंत है या अक्षुण्ण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में जैसा मैंने अभी बताया कि विश्व इतिहास में भारतीय संस्कृति का वही स्थान महत्व है जो असंख्य तारों के समक्ष चंद्रमा की स्थिति है, वही जो है भारतीय संस्कृति की स्थिति है विश्व के परिदृश्य में, है ना। मतलब भारतीय संस्कृति की जो तुलना है वो चंद्रमा से की गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऐसा कहना है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा भारतीय संस्कृति के महत्व के बारे में बताना है और फिर आगे इसकी विशेषताएं। हमारी जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो काफी भिन्न हैं। भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
भौगोलिक परिस्थितियां अन्य देशों से काफी भिन्न हैं। इसके अनुरूप ही जो है भारतीय संस्कृति को अन्य संस्कृतियों से काफी अलग माना जाता है, काफी विशिष्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां अलग है। ठीक है, तो वही बात इसमें कही कि भारत की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां अन्य देशों से भिन्न है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति अन्य देशों की संस्कृति से विशिष्ट है और इसकी फिर आगे विशेषताएं बताई गई। विशेषताओं को लिखते हुए शॉर्ट में इनको डिस्क्राइब करना है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इनको जो है हेडिंग देकर के डिस्क्राइब करना है। शॉर्ट 7 मार्क्स में आता है तो फिर हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, उसको एक लाइन में हम पॉइंट जो भी हेडिंग है उसी का डिस्क्रिप्शन जो है एक लाइन में लिख देंगे और उसका जो मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये 7 मार्क्स का आंसर ऐसे हो जाता है। यानी 7 मार्क्स में हेडिंग लिखना जरूरी नहीं रहता है। हेडिंग लिखने से क्या होता है कि वर्डिंग ज्यादा हो जाती है और रिपीटेशन भी होता है। हेडिंग में हम वो चीज लिख रहे हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें भी वर्ड आएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि 7 मार्क्स के जो आंसर्स होते हैं उसमें हेडिंग ना लिख करके हेडिंग का डिस्क्रिप्शन एक लाइन में हम लिख देते हैं, मूल चीज जो, और वो जो मेन वर्ड उस डिस्क्रिप्शन में आया हुआ है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, है ना। तो इससे जो है हमें ज्यादा पॉइंट लिखने में आ जाते हैं, है ना। क्योंकि 7 मार्क्स का अगर आंसर लिख रहे हैं तो उसमें कम से कम 7-8 पॉइंट तो होना चाहिए। अगर आप हेडिंग देकर डिस्क्राइब करेंगे तो पता चलेगा 3 ही 4 पॉइंट आ पाए, है ना। क्योंकि पॉइंट ज्यादा रहेंगे तो मार्किंग भी ज्यादा होती है, इसलिए ऐसा तरीका अपनाया जाता है। ये जो तरीका है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से यानी 10 मार्क्स के हिसाब से, इसमें भी जैसे डिस्क्रिप्शन इतना ज्यादा लिखा हुआ है तो इतना ज्यादा वहां नहीं लिख पाएंगे, है ना। वहां डिस्क्रिप्शन आपको 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना है। किसी भी हेडिंग का डिस्क्रिप्शन या कोई भी विशेषता हम लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं, तो उसको आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब करना है, इससे ज्यादा आप नहीं करेंगे। जितना बड़ा डिस्क्रिप्शन होगा उतनी ही हेडिंग कम आएंगी, और हेडिंग कम यानी नंबर कम, हेडिंग ज्यादा नंबर ज्यादा, है ना। ये फॉर्मूला है। तो प्राचीनता का मतलब क्या है? भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। प्राचीन क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आदिम मानव की जो है भारत जन्म स्थली भी कही जाती है, क्रीड़ा स्थली भी कही जाती है। मतलब मानव का जन्म जो है यहाँ पर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्राचीन स्थल है, प्राचीनतम स्थल है मध्य प्रदेश में। आप देखो भीमबेटका जो स्थल है वहां पर पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, है ना, गुफाएं मिली हैं, जिसमें कहा जाता है कि पूरा प्राचीन कालीन मानव जो है वहां पर रहता था, है ना। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अवशेष हैं जहां से आदिम मानव के साक्ष्य मिले हैं। उसमें भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका एरिया आता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र के आसपास का जो एरिया है वहां से जो है जो खुदाई हुई है, वहां से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि भारत जो है आदिम मानव की जन्मस्थली भी कहा जाता है और क्रीड़ा स्थली भी कहा जाता है, क्योंकि प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हुए हैं। हमारे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता को जो है विश्व की जो प्राचीनतम संस्कृतियां हैं उनका समकालीन माना गया है। मिस्र है, सुमेरिया है, मेसोपोटामिया है ना। ये प्राचीनतम संस्कृति मानी गई। मिस्र, सुमेरिया, मेसोपोटामिया, इनको विश्व की प्राचीनतम संस्कृति माना जाता है। और हमारे यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इनकी समकालीन मानी गई है। जैसे मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, है ना। मेसोपोटामिया, एक्चुअली ये जो वर्ड है ये 2 शब्द हैं इसमें, मेसोपोटामिया। मेसो मतलब होता है मध्य, पोटामिया मतलब नदियां। तो 2 नदियों के मध्य जो है जो क्षेत्र स्थित है उसको कहा गया मेसोपोटामिया। और इसको आज इराक कहते हैं। मेसोपोटामिया आधुनिक इराक है ना। 2 नदियां हैं, एक तरफ दजला है, एक तरफ फरात। दजला फरात 2 नदियों के बीच जो है इराक स्थित है।
इसलिए इसको पहले मेजोपोटामिया कहा जाता था, है ना। मेजो मतलब मध्य, पोटामिया मतलब नदियां होती हैं। पहले दजला फरात को कुछ और नाम से जानते थे, यूफ्रेटस टाइग्रिस के नाम से उसको जाना जाता था। दजला फरात जो नदियां हैं ना, आज इराक जो है इन दोनों नदियों के बीच में स्थित, एक तरफ दजला है एक तरफ फरात। पहले इनको यूफ्रेटस और टाइग्रिस के नाम से जानते थे, अब नाम इनका चेंज हो गया है। ये मतलब बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, जब मेजोपोटामिया नाम से जो है सभ्यता हुआ करती थी तब नाम अलग था, यूफ्रेटस टाइग्रिस, और अभी जो है इनका नाम है दजला फरात। तो इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए उसको पहले मेजोपोटामिया कहा जाता था, आज इसको कहते हैं इराक, है ना। तो ये जो संस्कृतियां हैं उस समय की प्राचीनतम संस्कृतियां मानी गई हैं, और हमारे यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको इन संस्कृतियों का समकालीन माना गया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो इन देशों के साथ अपना व्यापार करते थे, है ना। तो वो चीज यहाँ पर बताई गई है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में पाए जाने वाले शैल चित्र, भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। खंबात की खाड़ी के अवशेष, नर्मदा घाटी में की गई खुदाई तथा अन्य मानवशास्त्रीय प्रशासनिक प्रमाण से सिद्ध होता है कि भारत जो भूमि है आदिम मानव की कर्मभूमि तथा क्रीड़ास्थली रही है। और भारतीय संस्कृति मिस्र, सुमेरिया, मेजोपोटामिया जैसी प्राचीनतम संस्कृतियों के समकालीन मानी जाती है। खासतौर से हड़प्पा सभ्यता, जैसे मैंने बताया, वो जो है इनके समकालीन मानी गई है। तो ये है प्राचीनतम प्राचीनता, एक पहला ये पॉइंट, पहली विशेषता भारतीय संस्कृति की। तो इसको ये तो खैर समझाने के हिसाब से मैंने इतना डिटेल लिखा हुआ है, इतना आपको वहां पर डिटेल नहीं कर पाना है। इतना डिटेल करेंगे तो आप मुश्किल से 4 से 5 पॉइंट ही लिख पाएंगे, क्योंकि 2 पेज आपको लिखना है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा घाटी क्षेत्र में खुदाई से प्राप्त अवशेष से पता चलता है कि मानव की क्रीड़ास्थली जन्मस्थली रही है। फिर उदाहरण उसमें दे देते हैं हड़प्पा सभ्यता को मिस्र, सुमेरिया का समकालीन माना गया है। बस इस तरीके से 2 लाइन में, 2.5 लाइन में ये मैटर आ जाएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। तो ये इस तरीके से इंग्लिश इसका दिया हुआ है। इसके बाद सहिष्णुता तथा उदारता। भारतीय संस्कृति को सहिष्णुता से परिपूर्ण माना गया है, और सहिष्णुता के कारण जो है इसमें उदारता है। सहिष्णुता का मतलब होता है, इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते हैं, सहिष्णुता मतलब टॉलरेंस, और उदारता लिबर्टी, लिबरलिटी। सहिष्णुता और उदारता का मतलब होता है कि किसी चीज को सहन करना, है ना। सहिष्णुता मतलब किसी चीज को सहन करने की क्षमता, यानी अपने सामने वाले व्यक्ति का भिन्न धर्म, उसके भिन्न विचार है, भिन्न नागरिकता होते हुए भी अगर उसके विचारों का विरोध नहीं किया जाता है, उसके विचारों को स्वीकार कर लिया जाता है, उन विचारों से कोई आपत्ति नहीं होती है, तो उसको कह दिया जाता है सहिष्णुता। और सहिष्णुता का ही परिणाम होता है उदारता, है ना। हमारे अंदर उदारता है, मतलब हम जो है सामने वाले को इग्नोर नहीं करते, सामने वाले की बात सुनते हैं, अगर वो बात सही है तो। इसको कहा जाता है उदारता, ठीक है। तो सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप उदारता पाई जाती है। भारतीय संस्कृति की सहिष्णु प्रवृत्ति ने उसे दीर्घायु तथा स्थायित्व प्रदान किया है। प्राचीन काल से भारत में अनेक धर्मों मानने वालों के मन परस्पर सहिष्णुता का भाव पाया जाता है। तो ये है सहिष्णुता तथा उदारता। इसके बाद आता है निरंतरता। निरंतरता का मतलब वर्षों से चली आ रही परंपराओं का निर्वाह होना, है ना। हमारी संस्कृति में वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी जो है विद्यमान है, आज भी हम उनका निर्वाह कर रहे हैं। वेदों पर जो विश्वास है, वेदों की जो मान्यताएं हैं, लोग जो है वेदों को वर्षों, हजारों वर्ष पहले मानते थे, आज भी मानते हैं। तो ये है निरंतरता। निरंतरता यानी हजारों वर्ष पुरानी जो परंपराएं हैं उनको आज भी स्वीकार करना, उनको आज भी जो है मानना, है ना।
इसको कहते हैं निरंतरता। तो इसका उदाहरण ये है कि वेदों तथा वैदिक जो परंपराएं हैं, वैदिक रीति रिवाज हैं, वैदिक जो मान्यताएं हैं, उन पर उनको जो है आज भी मानना, उन पर विश्वास होना, तो इसको कहते हैं निरंतरता। तो वही बात इसमें लिखी, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है कि हजारों वर्षों बाद आज भी ये संस्कृति अपने मूल स्वरूप में जीवंत है, ये जीवित है। वेदों तथा वैदिक धर्म में भारतीयों की आस्था एवं विश्वास आज भी उतना ही है जितना 1000 वर्ष पूर्व था। कुछ परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, जीवन मूल्यों एवं जीवन पद्धति में निरंतरता बनी हुई है। तो इसमें उदाहरण आपको वेदों का देना है। भारतीय संस्कृति में आज भी वर्षों पुरानी, हजारों वर्षों पुरानी जो है परंपराएं विद्यमान हैं, जैसे वेदों तथा वैदिक मान्यताओं पर आस्था विश्वास बना रहे। बस इतना लिखना है ना, बहुत ज्यादा डिटेल वहां पर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इतना डिटेल करने के पीछे मकसद ये है कि समझ में आ जाए चीजें, है ना। अगर हम यहाँ एकदम संक्षेप में लिख देंगे तो समझ में नहीं आएंगे, और जब समझ में नहीं आएंगे तो स्टूडेंट लिख नहीं पाएगा। इसलिए नोट्स में थोड़ा सा ज्यादा डिटेल बताया जाता है समझने के हिसाब से। तो ये है कंटिन्यूटी, निरंतरता की इंग्लिश दी हुई है ना। जो भारतीय संस्कृति के जो मूल तत्व हैं, मूल भाव हैं, वो आज भी विद्यमान है, जो पहले हजारों वर्ष पहले थे, और वो आज भी निरंतरता में बनी हुई। व्यापकता, व्यापकता का मतलब होता है कि इसमें सभी चीजें समाहित है। भारतीय संस्कृति में सभी पहलुओं को सम्मिलित किया गया है, यानी भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक मानी गई है ना। भारतीय विचारकों ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर गंभीरता से विचार किया है। जीवन का बहुमुखी विकास भारतीय संस्कृति एक प्रधान लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में अत्यंत व्यापकता है, यानी भारतीय संस्कृति में सभी तत्वों को समावेशित किया गया है ना। जीवन से जुड़े हुए हर पहलू भारतीय संस्कृति में समाहित किए गए। जैसे मैंने बताया, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विचारधारा, है ना, इन सभी को जो है भारतीय संस्कृति में समावेशित किया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति को बहुत व्यापक माना गया है। इसके बाद आता है समन्वयवादिता, है ना। भारतीय संस्कृति में समन्वयवादिता का मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजों को जोड़ देना। जैसे हमारे यहाँ पर भौतिकवाद भी है और आध्यात्मवाद भी है। हालांकि आध्यात्मवाद की प्रधानता है, भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद की प्रधानता, धर्म की प्रधानता भी आगे पॉइंट आएगा, लेकिन भौतिकवाद को भी जो है हमने लिया हुआ है जरूरत के हिसाब से। इन दोनों तत्वों का जो मिश्रण है हमारे पुरुषार्थों में पाया जाता है। हमें पुरुषार्थ अभी पढ़ना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है जो 4 पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों में आध्यात्मवाद और भौतिकवादों का समन्वय पाया जाता है। भौतिकवाद का समन्वय पाया जाता है। जैसे धर्म, पहले हम भौतिकवाद की बात करें। अर्थ काम, इन दोनों में भौतिकवाद है। धर्म मोक्ष, इन दोनों में आध्यात्मवाद है। ऐसा है, ये है पुरुषार्थ, है ना। तो मतलब कहने के यहां पर यह है कि हमारे यहाँ आध्यात्मवाद भी है और भौतिकवाद भी है। अध्यात्मवाद का मतलब होता है कि विश्वास, किसी चीज पर विश्वास होना, है ना। उसमें अध्यात्मवाद में तर्क नहीं होता है, उसमें तर्क का कोई रोल नहीं होता है। हमें विश्वास है कि ईश्वर है, तो मतलब है। ये अध्यात्मवाद धर्म का मतलब होता है। भौतिकवाद में चीजें तर्क संगत तर्क लगाया जाता है कि भाई ईश्वर है तो कैसे है, क्या उसका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, ये भौतिकवाद होता है। तो आध्यात्मवाद पूर्वी जो सभ्यता है
वहां पर आध्यात्मवाद चलता है। पश्चिमी जो सभ्यता है वहां पर भौतिकवाद चलता है ना। पूरब का अध्यात्मवाद और पश्चिम का भौतिकवाद, इन दोनों का मिश्रण हमारे यहाँ पर पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में कहा भी था। स्वामी विवेकानंद इसके पक्षधर थे कि हमें जो है अच्छी चीजों को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हमें जो है अध्यात्मवाद से भी अच्छी चीजें लेना चाहिए और भौतिकवाद से भी अच्छी चीज लेना चाहिए। अध्यात्म भौतिकवाद दोनों से अच्छी चीजों को अगर हम ले लेते हैं, उनको ग्रहण कर लेते हैं, तो उनको आत्मसात कर लेते हैं, तो ज्यादा सांसारिक सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा स्वामी विवेकानंद का कहना था, है ना। तो इसीलिए जो है हमारी संस्कृति में जो है दोनों तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों के बीच समन्वय पाया जाता है। हम पैसे भी कमाते हैं और धार्मिक काम भी करते हैं, मोक्ष की कामना भी करते हैं, है ना। तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्म तथा भौतिकवाद का सुंदर समन्वय में, जैसे अब ये देखो इतना 3-4 लाइन में लिखा हुआ है, तो हमें जो है केवल लिखना है भारतीय संस्कृति आध्यात्म तथा भौतिकवाद का सुंदर समन्वय पाया जाता है। पुरुषार्थों के अंतर्गत धर्म तथा मोक्ष में आध्यात्मवाद और अर्थ तथा काम में भौतिकवाद पाया जाता है ना। यानी पुरुषार्थ में दोनों चीजें सम्मिलित है ना। पुरुषार्थ में भौतिकवाद भी है और अध्यात्म। भौतिकवाद कहां पर है? अर्थ तथा काम में भौतिकवाद की झलक है, जबकि धर्म तथा मोक्ष में आध्यात्मवाद की झलक पाई जाती है। इस तरीके से आपको शॉर्ट में चीजें बताना है। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मवाद भौतिकवाद का सुंदर समन्वय मिलता है। आसन व्यवस्था के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष जैसे चारों पुरुषार्थों का विशिष्ट स्थान रहा है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष का आध्यात्मिक संदेश और अर्थ और काम की भौतिक अनिवार्यता परस्पर संबंधित है। तो ये है समन्वयवादिता के बारे में। आत्मसातीकरण या ग्रहणशीलता भी इसको कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि चीजों को आत्मसात कर लेना, ले लेना। अगर कोई अच्छी चीज हमें लग रही है तो हमें जो है उसको ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जो संस्कृति में है ना। अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से हमने जो है तत्वों को लिया। जैसे मैंने बताया कि पश्चिमी सभ्यता से हमने भौतिकवाद ले लिया है ना। पारसी जो धर्म है उससे हमने जो है सूर्य की पूजा ले ली है। तो इस तरीके से जो अलग अलग धर्मों से, अलग अलग संस्कृतियों से हमने अलग अलग तत्वों को ग्रहण किया है, जो हमारे लिए उपयुक्त है, हमारे लिए सही है। पारसी धर्म से सूर्य तथा अग्नि की पूजा हमने जो ली है, आज हमारे यहाँ पर सूर्य की पूजा की जाती है, जल चढ़ाते हैं, और अग्नि देवता की पूजा की जाती है। तो हमने जो है ये पारसी धर्म से लिया हुआ है, जो आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है। और यूरोपीय संस्कृति से भौतिकवाद हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको ही शॉर्ट में बताना है कि भारत में सहिष्णुता तथा उदारता के कारण उसमें ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर जैसे आप लिख देंगे, जैसे यूरोपीय संस्कृति से भौतिकवाद और पारसी धर्म से सूर्य अग्नि की पूजा ग्रहण की, बस, है ना। पूरा इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 2 लाइन में इतना मैटर आ जाएगा। भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता और उदारता के कारण उसमें ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति विकसित होने के कारण का अवसर मिला है। भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों से अच्छी बातें ग्रहण करने में कभी संकोच नहीं किया है। जैसे यूरोपीय संस्कृति से भौतिकवाद हमने लिया है, पारसी धर्म से सूर्य तथा अग्नि की पूजा ग्रहण की। तो यह है आत्मसातीकरण या ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति। इसके बाद आता है अनेकता में एकता। विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं, विंसेंट स्मिथ, इसने भारतीय संस्कृति को अनेकता में एकता कहा। ये एक अलग से टॉपिक भी है, विविधता में एकता, ये एक टॉपिक भी है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, 2nd यूनिट में आता है ये। और इसका क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया 2024 में, मेंस में इसका क्वेश्चन आया है, विविधता में एकता, अनेकता में एकता। तो 2nd यूनिट के अंतर्गत है। तो ये भारतीय संस्कृति की एक बड़ी विशेषता है, अनेकता में एकता, है ना। विंसेंट स्मिथ ने ये कहा है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता का मतलब यह है कि यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज है, अनेकताएं, और उनके बीच में कुछ एकता भी पाई जाती है। इतनी ज्यादा विविधताओं के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर है, एक है।
जैसे अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर, अलग अलग धर्मों अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनका खान पान अलग है, उनका रहन सहन, उनका पहनावा अलग है, लेकिन उनके जो विचार हैं, उनके मन में जो भाव है, उनमें काफी समानता है। जैसे देश के प्रति प्रेम का भाव है ना, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दें, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, हर जगह अपवाद होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ करके यहाँ के लोग जो हैं, उन सभी में देश के प्रति प्रेम का भाव है, त्याग का, बलिदान का भाव है, आपस में भाईचारे की भावना है ना। हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब एक साथ रहते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव है। ये कोरोना काल में ज्यादातर देखा गया है। भारत में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर काफी समरसता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव है, भाईचारे का भाव है, तो एक दूसरे का सहयोग ज्यादा करते हैं ना। तो ये है। इसके अलावा बड़ों के प्रति सम्मान है, छोटों के प्रति स्नेह है, अतिथि सत्कार, कोई जो है हमारे घर आता है तो उसका सत्कार करते हैं। और सभी लोगों में, सभी धर्मों के लोगों में मोक्ष प्राप्ति का जो भाव है वो कहीं ना कहीं एकता को व्यक्त करता है ना। विभिन्न अनेकताओं विविधताओं के बावजूद जो है भारत में एकता का भाव पाया जाता है। तो पहले इसमें अनेकता बताना है, क्या क्या अनेकताएं हैं और फिर उनमें क्या एकता है, तो दोनों चीजें यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। तो वही चीज में लिखी हुई, भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर अनेक धर्मों, संप्रदायों, पृथक आस्थाओं में विश्वासों के लोग रहते हैं तथा इनके रहन सहन की ढंग अलग अलग, लेकिन इनकी भावनाएं, मनोवृत्ति, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों से स्नेह, मोक्ष प्राप्ति आदि में एकता पाई जाती है। इसलिए विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है। तो ये इस तरीके से अनेकता में एकता इसकी खास विशेषता है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको कहा जाता है इंडिया के संबंध में। तो इसके बाद आता है नैतिकता एवं सदाचार। नैतिकता का मतलब होता है नैतिक रहना, यानी किसी दूसरे का अहित नहीं करना, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना, अच्छा सोचना, है ना। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण करना। तो नैतिकता के कारण ही जो है सदाचार आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। नैतिकता अगर है तो सदाचार है। नैतिकता का मतलब वही होता है कि हम जो है अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करें, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं, किसी का गलत नहीं सोचें, किसी का बुरा नहीं करें, है ना। और हमारी जो नैतिक मूल्य है उनका पालन करें, उनका ध्यान रखें, सही आचरण करने। तो इसी से सदाचार आता है। सदाचार मतलब सत आचार ना। सदाचार का मतलब सत आचार, मतलब सही आचरण करना, अच्छा आचरण करना, दूसरे की भलाई करना, परोपकार करना, है ना, सत्य बोलना। तो ये है सदाचार। तो ये जो है हमारी संस्कृति में पाया जाता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जो है बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि आप जो है किसी का बुरा नहीं करें, हमेशा सहयोग करने का प्रयास करें, लोगों का भला करने का प्रयास करें, उनका कभी बुरा नहीं सोचें, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारी संस्कृति में विद्यमान है और हमारे जो बुजुर्ग हैं ऐसी शिक्षा जो है बच्चों को देते हैं। नैतिकता एवं सदाचार भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। यहाँ त्याग की भावना है, तप है, संयम है, सहिष्णुता है, पारस्परिक सहयोग की भावना जैसे तत्वों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। और भारतीय संस्कृति नैतिकता के मानदंडों को विश्व में सबसे उत्तम माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके बाद दर्शन, धर्म तथा दर्शन की प्रधानता। हमारे यहाँ जो भी काम स्टार्ट होता है वो धर्म से स्टार्ट होता है ना। धार्मिक कार्यकलाप को ज्यादा महत्व दिया जाता है और दार्शनिक जो चीजें हैं, जो प्राचीन जो धर्म है उनमें जो विद्यमान दर्शन है उसको जो है महत्व प्रदान किया जाता है, उसको माना जाता है। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही आध्यात्म धर्म दर्शन प्रधान संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति की सभी गतिविधियां इन्हीं विचारों पर आधारित हैं। जो भी एक्टिविटी होती, जो भी गतिविधियां होती हैं वो धर्म से स्टार्ट होती है। कोई भी नया काम हम स्टार्ट करते हैं उसमें जो है धार्मिक कार्यकलाप पहले किए जाते हैं।
तो धर्म दर्शन की प्रधानता है अहिंसा तथा दया भाव। प्राचीन समय से ही भारत में अहिंसा को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परम धर्म है। और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध से लेकर के महात्मा गांधी तक सभी ने जो है अहिंसा की बात की है, अहिंसा का आचरण करने के लिए प्रेरित किया है ना। और अहिंसा की वजह से जो है दया भाव पाया जाता है, और इसका हमारे कहीं न कहीं संविधान में भी मेंशन है कि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है ना भारतीय संविधान में। अहिंसा भारतीय संस्कृति का सनातन गुण है। सभी के प्रति प्रेम की भावना अहिंसा को व्यक्त करती है। महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी से लेकर के महात्मा गांधी तक सभी के द्वारा मानव तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो यह है अहिंसा। अहिंसा के कारण ही जो है दया भाव आता है। अवतारवाद, अवतारवाद के अंतर्गत कहा जाता है कि जब बहुत ज्यादा अधर्म फैल जाता है ना, धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत ज्यादा फैल जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो है उस अधर्म का नाश करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं। और इस आधार पर जो है 10 अवतार माने गए हैं। 10वां तो अभी होने वाला है, बाकी 9 अवतार हो चुके हैं। राम है, कृष्ण है ना, वामन है, नरसिंह है ना, ये सारे। अगला जो अवतार होगा वो कल्किन का होगा, 10वां अवतार ऐसा माना जाता है। तो ये बात इसमें कही गई अवतारवाद की भारतीय संस्कृति में अत्यंत रोचक रूप से कल्पना की गई है। ऐसा माना जाता है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है, धर्म की हानि हुई है, तभी अधर्म के विनाश हेतु ईश्वर ने अवतार लिया है, और इस तरह के 10 अवतार की कल्पना की गई, माने गए। इसको कहते हैं अवतारवाद। हाँ, ये इंग्लिश है। कल्किन जो है अगला अवतार होगा, तो ऐसा माना जा रहा है। अभी ये कलयुग चल रहा है, कलयुग के अंत में जो है ये अवतार लेंगे, ऐसी मानता है। नारी सम्मान, हमारे यहाँ हमेशा से ही नारियों को पूजा जाता है, नारियों का सम्मान किया जाता है। और ऐसा कहा भी गया है कि यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं, ऐसी मानता है हमारे यहाँ पर। इसलिए नारियों को हमेशा सम्मान दिया जाता रहा है। और प्राचीन समय में, वैदिक काल में जो है कुछ ऐसी नारियां हुई हैं, स्त्रियां हुई हैं, जिन्होंने वेद मंत्रों को जो है संकलित किया है। वेद मंत्रों का संकलन उनके द्वारा किया गया है। उसमें मैत्री है, गार्गी है, पाला है, इन नारियों ने जो है ये सिद्ध किया है। तो वही बात इसमें लिखी हुई, कहा जाता है कि यत् नारीते पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नारी को भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके जीवन की सार्थकता उसके मातृत्व में स्वीकार की गई है। ये कुछ नारियों ने जो है प्रमाणित किया है। और जैसे मैंने बताया कि जो वेद मंत्र हैं उनका संकलन जो है इनके द्वारा किया गया है। तो ये है नारी सम्मान, वुमेन रिस्पेक्ट। तो ये इंग्लिश में भी दिया गया है। इंग्लिश में वैसे वही लिखते हैं, यत् नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, उसको इंग्लिश में वैसे ही लिखा जाता है, उसका ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो ये है जहां तक भारतीय संस्कृति में व्याप्त विसंगतियां हैं कुछ, जिसके कारण से जो है कुछ ऐसी कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं भारतीय संस्कृति में वर्तमान समय में। तो उनका यहाँ पर मेंशन किया है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ऊंच नीच का भाव तथा अस्पृश्यता का कलन, जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में जो कठोरता की, पहले वर्ण व्यवस्था कार्य पर आधारित थी, बाद में जाति पर आधारित हो गई, तो जाति प्रथा के रूप में विकसित हो गई है। तो इसमें ऊंच नीच का भाव आ गया, अस्पृश्यता का कलंक है। धार्मिक अंधविश्वास, बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास प्रचलित हैं। जाति प्रथा है, जाति प्रथा से जो है एकता का भाव बाधित हो रहा है, लोगों में एकता का भाव नहीं रहा। दहेज प्रथा, सती प्रथा है, बाल विवाह है ना, ये बहुत सारी कुरीतियां जो है हमारे समाज में आज विद्यमान हो गई हैं। इस वजह से कहीं न कहीं जो है कुछ प्रॉब्लम्स भारतीय संस्कृति में आ रहे हैं। बहुविवाह है, सांप्रदायिक दंगे हैं, समय समय पर जो है सांप्रदायिक दंगे, कुछ विरोधी तत्व हैं
देश विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व जो है वो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तरीके से बताना है। तो ये पूरा टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाता है भारतीय संस्कृति की विशेषताएं।